ये इंटर का क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है। पहले ये चैप्टर मैंने से ये इंटर में पढ़ा हुआ ये चैप्टर, अब फाउंडेशन में शिफ्ट हो गया। चलो देखो जी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब कि बिजनेस बाइंड अप भी हो रहा है। डिसोल्यूशन होने का मतलब क्या है? एक चीज होती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक चीज होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या चीज ज्यादा बड़ी होती है? फर्म। So dissolution of firm is a wider term and includes winding up. जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ये एक नैरो टर्म है। इसका मतलब सिर्फ ये है रिलेशन अमंग पार्टनर्स हैज चेंज। पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हुआ है। वो कैसे हो सकता है? एडमिशन के टाइम भी हो सकता है, चेंज इन पीएसआर के टाइम भी हो सकता है, रिटायरमेंट के टाइम भी हो सकता है। किसी भी टाइम पे पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज हो सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंजेस आएंगे। अब हमें अकाउंट्स में क्या फर्क पड़ेगा? अगर डिसोल्यूशन हो रही है तो बाकी सारे चैप्टर से इसमें क्या डिफरेंट क्या होगा? इस केस में अकाउंटिंग प्रोसीजर या अकाउंटिंग प्रोसेस, सबसे पहले आप लोग ओपन करेंगे एक रियलाइजेशन का। All assets and liability accounts are closed and transferred to realization account। हम सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि बिजनेस ही बंद हो गया तो अब रीवैल्यूएशन नहीं हो रही है, सारे एसेट सेल हो रहे हैं, सारी लाइबिलिटी सेल है। Any amount received on sale of assets, जर्नल एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, जैसे जैसे हमारे पास पैसे आएंगे हम अपनी लाइबिलिटीज को पे कर देंगे। लाइबिलिटीज को पे करने के लिए एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर रियलाइजेशन के कोई भी एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, जैसे कि कुछ डीलर्स को कमीशन देनी पड़ेगी, कोई पर्सन अकाउंटिंग संभाल रहा होगा उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या एंट्री करते हैं? क्या एंट्री करते थे आप लोग पहले? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर हम एंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट और लॉस को टू ऑल पार्टनर्स। इसमें कोई ओल्ड और न्यू का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिजनेस ही बंद हो गया। कि जो भी पार्टनर्स हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी।
अब पहला स्पेशल केस क्या आ सकता है? पार्टनर टेक्स ओवर द एसेट्स ऑफ द फर्म। अगर कोई क्वेश्चन में आपको बोले कि पार्टनर ने फर्म का कोई एसेट ही ले लिया, लेट्स से एक पार्टनर था एक्स, एक्स ने बोला कि फर्म की सारी इन्वेस्टमेंट्स मैं ले लेता हूं, तो इस केस में हम लोग क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि मैंने सारे एसेट अकाउंट को तो क्लोज ही कर दिया। तो अगर सेल हो जाते तो बैंक में पैसे आते, तब भी रियलाइजेशन में हम लिखते हैं। और अब अगर सेल नहीं हुए, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, पार्टनर्स की कैपिटल के साथ एडजस्ट हो गया, तब भी कहां पर चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। कई बार हम आपको क्वेश्चन में बोलेंगे पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, कि जो पार्टनर्स है वो इंसॉल्वेंट हो। इसके भी दो पार्ट्स हैं, पर पहले मैं आपको रीड करवाती हूँ, एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अच्छे से समझ आएगा, फिर लिखेंगे इसे। अब ये थोड़ा सा काम आ गया लॉ का भी। लॉ में भी हम पार्टनरशिप एक्ट में ये सेम चीज पढ़ेंगे, पहले आराम से पढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे, फिर इसका नोट बनाएंगे। कहते हैं इंसॉल्वेंसी पे होगा क्या? अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है तो क्या होगा? अब देखो, अगर कोई फर्म वाइंड अप हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो रहा होगा? लॉस, इसलिए फर्म वाइंड अप हो रही है। अगर लॉस हो रहा है तो क्रेडिटर्स को पे करने के लिए क्या हो रहा होगा? पहले पार्टनर पैसे लेके आएंगे, फिर हम अल्टीमेटली किसे पे करेंगे? क्रेडिटर्स। अगर पार्टनर्स पैसे ले आते और हम क्रेडिटर्स को पे कर देते, फिर तो जैसे हम आम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बट कई बार क्या होगा, पार्टनर कहते हैं कि हम भी इंसॉल्वेंट हो गए, हमारे पास पैसे है ही नहीं। तो एक तरफ हम फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, जिसमें हमने लिख रखा है कि लोन पे करने वाला है, क्रेडिटर्स पे करने वाले हैं। हम पार्टनर्स को बोल रहे हैं कि आप पीएसआर में कंट्रीब्यूट करो, पार्टनर्स की ड्यूटी बनती है। एक्स कहता है कि मैं तो खुद ही इंसॉल्वेंट हूँ, मैं तो लेके ही नहीं आ सकता पैसे। अब एक्स का पैसे कौन लेके आएगा? वाई और जेड। क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होती है? ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। वो पर्सनली लायबल है, अपने लॉस के लिए भी लायबल है और अपने पार्टनर्स के लॉस के लिए भी लायबल। अब एक्स कहता मैं तो पैसे नहीं ला सकता, तो हमने वाई और जेड से मांगे। वाई और जेड से किस रेशियो में पैसे मंगवाए? कैपिटल रेशियो में पैसे मंगवाए क्या टीएसआर में पैसे मंगवाए? हमें कंफ्यूजन है कि किस रेशियो में पैसे मंगवाए। तो उन्होंने बोला कि पार्टनर से पैसे मंगवाने हैं कैपिटल रेशियो में। तो इसके रूल्स पढ़ते हैं पहले, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे और फिर नोट डाउन करेंगे। कहते हैं अगर किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसी पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस है, आफ्टर हिज शेयर ऑफ लॉस और प्रॉफिट हैज बीन एडजस्टेड, फर्म का बैलेंस, फर्म के रियलाइजेशन के जो भी प्रॉफिट और लॉसेस थे वो सब हमने एडजस्ट कर लिया, उसके बाद पता चला कि पार्टनर का बैलेंस नेगेटिव, फर्म विल नॉट हैव द सफिशिएंट कैश टू पे ऑफ द अमाउंट ड्यू टू अदर पार्टनर्स, जब तक कि वो पार्टनर अपना शेयर नहीं देता। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए आइडियली? जिस पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस है वो पैसे लेके आएगा, फिर हम बाकी पार्टनर्स की पेमेंट। इफ हाउएवर अ पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, अमाउंट विल नॉट बी रियलाइज्ड, पर अगर वो इंसॉल्वेंट ही हो गया, वो पैसे दे ही नहीं सकता। इस केस में डेफिशिएंसी हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कहते हैं डेफिशिएंसी को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे सॉल्वेंट पार्टनर्स में, पीएसआर में, या फिर गार्नर वर्सेस मुरे केस के अकॉर्डिंग। तो कोर्ट में एक केस हुआ था गार्नर वर्सेस मुरे। इस केस में कोर्ट ने हमें कुछ स्पेशल प्रिंसिपल्स बताए
कि जो भी इंसॉल्वेंसी हो गई है उसको पार्टनर्स कैसे बियर करेंगे। तो वैसे तो क्या होना चाहिए, अगर कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ हुआ तो जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो लॉस को बियर करेंगे पीएसआर में। बट आपको बोलेंगे कि नहीं, कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग बताओ क्या कर। तो कोर्ट ने केस बना, एक केस हुआ था गार्नर वर्सेस मोरे, उसमें हमें प्रिंसिपल्स बताए थे कि कैसे करते हैं। कहते इस केस में क्या करोगे, डेफिशिएंसी को कौन बॉन्ड करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर्स। किस रेशियो में करेंगे, कैपिटल रेशियो में, नॉट इन द प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब ये इन्होंने लॉ लिखा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है। आज से हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी शुरू करना है, हम सेम चीज उसमें भी पढ़ेंगे। कहते अगर कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाए तो क्या होगा। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, ही सीजेस टू बी पार्टनर ऑन द डेट ऑन विच ऑर्डर इज मेड। जिस दिन कोर्ट ने अनाउंस किया कि ये इंसॉल्वेंट है, वो साथ के साथ ही पार्टनर रिटायर हो। कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं, कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं। जिस दिन पर्सन कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये इंसॉल्वेंट हो गया, वो अब हमारा पार्टनर नहीं है। कहते फर्म डिसॉल्व हो जाएगी इस डेट पे, जिस दिन भी कोर्ट का ऑर्डर आया, अनलेस देयर इज कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी। मान लो एक्स इंसॉल्वेंट हो गया और वाई और जेड ने कुछ नहीं डिसाइड किया, फिर तो फर्म भी इंसॉल्वेंट हो जाएगी। बट अगर वाई और जेड कहे नहीं, हमारे पास पैसे हैं, हम बिजनेस को अभी भी चला सकते हैं, तो उस केस में बिजनेस क्या होता रहेगा, कंटिन्यू। जो फर्म एस्टेट है इंसॉल्वेंट पार्टनर की, इट इज नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया उस डेट के बाद से जो भी फर्म के नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उसमें कहते हैं इंसॉल्वेंट पार्टनर की कोई ड्यूज, कोई लाइबिलिटी नहीं। फर्म कांट बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद इंसॉल्वेंट पार्टनर ने कोई भी काम किया, उसके लिए फर्म भी लाइबल नहीं है। तो इसी का वाइस वर्सा है। थेरेटिकली समझ आया सबको, ठीक है। Give me 1 second. मैं पहले क्वेश्चन ही दिखाऊंगी, उसके बाद दिखाऊंगी। चलो स्टार्ट करो मेरे साथ, दिस सोल्यूशन। कॉन्सेप्ट के लिए अभी वेट करेंगे, कॉन्सेप्ट हम बाद में लिखेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप। जनवरी और मई में टोटल पार्टनरशिप में से जो 25 मार्क्स का पेपर आना है, उसमें से हाईएस्ट चांसेस कि आपके अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आएगा वो है कि वो डिसोल्यूशन से आए। एक्स वाई और जेड, ये तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड इन कंपनी फर्म में, और इनकी पीएसआर है 4:3:2। ये हमें एक बैलेंस शीट गिवन है पार्टनर्स की। जो पार्टनर्स हैं उनने डिसाइड किया कि हम डिसॉल्व करना चाहते हैं इस सेल को। फिक्स्ड एसेट हमने सेल कर दिए, और हमारे बुक डेट्स हैं 4,40,000। स्टॉक से हमें रियलाइज हुआ 2,50,000, जो कि वाई ने खरीद। क्रेडिटर से 5% का डिस्काउंट मिल गया और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस आए हैं 6,000। तो हमें क्वेश्चन में बता दिया उन्होंने एसेट और लाइबिलिटी किस प्राइस पे रियलाइज हुए, और एंड में हमसे तीन चीजें डिमांड की, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। आई थिंक आपने 12th में ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन, दिस सोल्यूशन चैप्टर का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पेज पे आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड पेज पे स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, एंड कैश अकाउंट। हम सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल है 4, 3 and 2। तो स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस नोट डाउन करेंगे। एक्स की कैपिटल है 4 लाख,
वाई की कैपिटल है 3 लाख और जेड की कैपिटल है 2 लाख। फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है जनरल रिजर्व। जो जनरल रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए ओल्ड सारे पार्टनर में ही, उनकी रेशियो है 4:3:2। तो 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:2। जनरल रिजर्व के बाद हमें गिवन है क्रेडिटर्स। अब लाइबिलिटी को क्लोज करना है, तो लाइबिलिटी को क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, यही एंट्री बनेगी ना। क्रेडिटर्स की वैल्यू हमें गिवन है 3,20,000। देन सारे एसेट अकाउंट को भी क्लोज करना है। एसेट्स को क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे 5, 3 एंड 5। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू हमें गिवन है 5 लाख। स्टॉक की वैल्यू गिवन है 3 लाख एंड डेटर्स की वैल्यू गिवन है 5 लाख। गलती अवॉइड करने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप बैलेंस शीट की फिगर्स नोट डाउन करो, अभी इसके ऊपर कोई भी मार्क मत लगाओ। जैसे जैसे हम इनको सेटल करते रहेंगे उसके बाद टिक मार्क करो। अभी आप जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 10,000। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 10। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट सेल हो गए 5,20,000 के, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक टू रियलाइजेशन। तो मैं अपने पास बैलेंस शीट में टिक कर दूंगी कि फिक्स्ड एसेट्स की सेटलमेंट हो गई है। कैश अकाउंट में मेरे पास कैश आ गया 5,20,000 का। एंड सेकेंड इम्पैक्ट रियलाइजेशन में हमारे पास कैश आ गया 5,20,000 का। नेक्स्ट बुक डेट्स, डेटर से हमें रिसीव हो गए 4,40,000, इसका भी डबल इम्पैक्ट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे 4,40,000 रिसीव हुए, और कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे कि डेटर से रिसीव हुए हैं 4,40,000। नेक्स्ट स्टॉक की वैल्यू हमें गिवन है 2,50,000 और स्टॉक कौन लेके जा रहा है, वाई। तो इस केस में क्या होगा, बैलेंस शीट में टिक कर देंगे कि स्टॉक से 250 मिल गया। क्या इम्पैक्ट आएगा, वाई की कैपिटल कम हो जाएगी 2,50,000 से। एंड रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे कि वाई से हमें रिसीव हुआ है 2,50,000। उसके बाद क्रेडिटर्स को पे करने के लिए उन्होंने हमें बोला कि 5% डिस्काउंट मिल गया। क्रेडिटर्स थे 3,20,000 के, तो डिस्काउंट मिल गया हमें 16,000 का। तो हमने कितनी अमाउंट पे कर दी, 3,04,000। जो क्रेडिटर्स को पे कर दिया डेबिट साइड आ जाएगा। और इसका सेकेंड इम्पैक्ट कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया 3,04,000 का। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं 6,000 रुपीज। तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 6,000, और रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे कि एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं 6,000। अब ये क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस। 30, लॉस हुआ है जो 80,000 का, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्स वाई जेड में 4:3:2 में। 9,550 pounds।
0,445 5 5 4 times 4 टाइम 2। ये तो सिंपल क्वेश्चन है जो आपने 12th में भी किया हुआ है। ऑनलाइन सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? मैं आगे चल सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, तो अब देखो। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। हमें पी क्यू आर तीन लोगों की बैलेंस शीट की वैल्यू गिवन है और पीएसआर है 3:2:1। कोई सैलरी नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है। ये 30 जून की बैलेंस शीट है। आगे चलने से पहले एक बार देखते हैं क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है। हमसे कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये दोनों चीजें डिमांड की है। कैपिटल अकाउंट ही बना दो, कहते करंट अकाउंट का बैलेंस भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बैलेंस शीट के बाद थोड़ा सा बैलेंस शीट को करेक्ट करोगे। ये मोटर व्हीकल की वैल्यू है। दिस इज स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, आर का बैलेंस और पी एंड एल का डेबिट बैलेंस। क्लियर हो गया ना सबको? 1 जुलाई को फर्म डिसॉल्व हो गई। मोटर व्हीकल जो है वो क्यों लेके जा रहा है, पर कोई भी कैश इसके लिए स्पेसिफिकली रिसीव नहीं हुआ। कुछ और एसेट हमने सेल किए, एसेट को सेल हुआ किया इस प्राइस पे। जो क्रेडिटर्स हैं उनको पे कर दिया 11,700 में इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर डेट्स। डिसोल्यूशन का एक्सपेंस आया 1,500। पी का लोन रीपे कर दिया। पी और क्यू तो दोनों सॉल्वेंट है एंड एबल टू ब्रिंग एनी कैश रिक्वायर्ड, बट जो आर है ही इज बैंकरप्ट और वो सिर्फ कितने पैसे दे पा रहा है? 1/3। तो आप लोग ना पहले सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट बनाओ। सेकेंड स्टेप में समझाती हूँ कि क्या डिफरेंस क्या होगा इसमें।
आई डोंट नो आपकी बुक्स में क्लियरली विजिबल है आपको सारे बैलेंसेस। पी का लोन है 8,000, क्रेडिटर्स हैं 12,400 के। लोन फ्रॉम पी। हम नया ही बना लें, बुक के एंड में देखोगे हम नई बैलेंस शीट बना लें, बाद में भी आपको रिवीजन के टाइम प्रॉब्लम आएगी। साथ में ब्लैंक पेज है कोई, वहां पे आप नई बैलेंस शीट बना लो बाद में, ताकि प्रॉब्लम ना आए। दिस इज स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2। करो नोट डाउन। फिक्स्ड कैपिटल है पी की 20, क्यू की भी 20। चलो मैं आगे। आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी नोट डाउन कर रहे हैं। एंड ये रहे रिमेनिंग। आर की कैपिटल है 10,000, फिर करंट अकाउंट्स गिवन है। ट्वेल्थ में करते थे उतना क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं आगे बताती हूँ कैसे होगा। करो नोट डाउन, कोई बात नहीं। डन समीक्षा, मृत्युंजय डन।
फिर कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ चीजों को सही जगह नोट डाउन करना है। ना काम कर लिया सबने? ये तो देखो, ये आपके पास आ रहा होगा। कैश में आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 200, एसेट्स को सेल करके आया 16,000, क्रेडिटर्स कैसे नहीं 1600 एंड पेमेंट्स में क्रेडिटर्स को पे किया 11,700 और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए 1,500। रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स को क्लोज कर दिया, लाइबिलिटी पे की 11,700 की, एक्सपेंसेस पे किए 1,500, लाइबिलिटी को क्लोज कर दिया, क्यू ने व्हीकल ले लिया और एसेट्स की सेल से मिले 16,600। पी का लोन अकाउंट मैंने अलग से बनाया है, इसे भी वैसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जा सकते हो। एंड लास्ट में पार्टनर्स का कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल लिख ली, फिर जो भी करंट अकाउंट का बैलेंस था वो भी लिख लिया, आर का नेगेटिव बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था तो नेगेटिव लिख लिया, पीएनएल का लॉस था तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्यू व्हीकल लेके जा रहा है तो उसे भी कर दिया। अब आमतौर पे तो क्या होता, हम जो भी लॉस है पार्टनर्स पैसे लेके आते या फर्म के पास पैसे आते हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बट वो कहते कि आर इंसॉल्वेंट हो गया। आर कहता कि मैं तो सिर्फ कितने पैसे दे सकता हूं, 1/3 शेयर दे सकता। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज किया है, सबसे पहले क्लोज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में आपके पास क्या आ रहा है, कितना लॉस, 51,000 का। ये लॉस को कौन बियर करेगा, पी क्यू आर इन द रेशियो 3:2:1। तो इनके अकाउंट में लॉस भी ट्रांसफर कर देते हैं। 51,000 के लॉस को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब देखते हैं किस पार्टनर से कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे देने हैं। सेवनटीन या 175 ही है, ठीक है। अब पी से भी पैसे लेने वाले हैं, क्यू को हमने पैसे वापस करनी है और आर का भी नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, आर से भी हमने पैसे लेनी है, पर आर कहता मैं सिर्फ 1/3 अमाउंट ही दे सकता हूँ। अब एक बार हम बैंक अकाउंट को देखो, बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है, हमारे पास पैसे हैं कितने, 16,800 और हमने पे कितने करने हैं, 13,200। तो सबकी पेमेंट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट इसके बाद अब हमें पेमेंट करनी है पी के लोन की 8,000 की, उसके लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है। सिमिलरली हमने क्यू को 7,500 रुपीज देने हैं पर हमारे पास पैसे ही नहीं है, फर्म ने तो सारे एसेट्स बेच दिए। तो हम पी और आर को बोल रहे हैं कि अपने अपने शेयर के पैसे लेके आओ। आर कहता मैं तो सिर्फ 1/3 अमाउंट लेके आ सकता हूँ, तो पहले तो आर से 1/3 मंगवा लेते हैं। आर कितने पैसे लेके आएगा, 300। तो कैश में हमारे पास और कितने पैसे आ गए आर से, 300 रुपीज। अब आर कहता मैं बाकी के 600 नहीं लेके आ सकता, तो ये बाकी का 600 का लॉस कौन बियर करेगा, पी और क्यू। किस रेशियो में बियर करेंगे, कैपिटल रेशियो 1:1। पीएसआर में नहीं करेंगे, कैपिटल रेशियो में करेंगे। जो इनसॉल्वेंसी का लॉस होता है, कोर्ट ने गार्नर वर्सेस मुरे केस में बोला कि इनसॉल्वेंसी का लॉस जो पार्टनर्स हैं वो कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे। इसलिए बताती हूँ, वो भी बताती हूँ, उसका नोट बनवाती हूँ। तो जो लॉस है 600 रुपीज का, 300 का लॉस हम किसे ट्रांसफर कर दें, पी को।
300 का लॉस किसे ट्रांसफर कर दें, क्यू को, और आर को क्रेडिट कर दिया 600। ये सारी एक ही एंट्री है। आर का लॉस खत्म करना है, आर का लॉस खत्म करने के लिए आर को क्रेडिट करना पड़ेगा, और उसके लिए लॉस बियर कौन करेगा, पी और क्यू, कैपिटल रेशियो में। तो मैंने कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दिया 300 एंड 300। अब हम एंड में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पी से कितने पैसे मंगवाने हैं, 11,400। क्यू से कितने कितने पैसे देने हैं, 7,200, 11,300 सॉरी। और आर का बैलेंस क्या हो गया, 0। आर से कोई लेन देन नहीं है। तो अब पी तो इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ, तो पी तो पैसे ले आएगा, ठीक है। पी कितने पैसे लेके आएगा, 11,300। तो कैश में पी लेके आएगा 11,300, और क्यू को कितना पे कर देंगे, 7,200। अब इस केस में पी लेके आएगा 11,300 एंड क्यू को पे कर देंगे, और जो पी का लोन है 7,000 का, वो भी पे कर देंगे। अब देखो आपका कैश एंड बैंक बैलेंस मैच कर जाए, लोन भी पे कर दिया, पार्टनर सॉरी पी का लोन 8,000 है, मैंने गलती से 7,000 लिख दिया, ये मैच कर जाए। मुझे पता है अभी सिर्फ 1% ही समझ आया होगा, ठीक है। तो जो नहीं समझ आया उसके लिए देखो, अभी हम एक वर्किंग नोट बना रहे थे कि इनसॉल्वेंसी में आप लोगों ने क्या करना है, अगर पार्टनर्स इनसॉल्वेंट हो जाए तो आपने क्या करना है। तो इसी नोट को मैं कंटिन्यू करती हूँ, फिर एक क्वेश्चन अच्छे से सेंस। इफ पार्टनर्स आर insolvent, वो भी अभी देखते हैं। अगर पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को एज यूजुअल, रिसीव करेंगे अमाउंट फ्रॉम इंसॉल्वेंट पार्टनर एज पर ऑफिशियल लिक्विडेटर। इंसॉल्वेंट पार्टनर जितने भी पैसे दे सकता है उतने पैसे उससे ले ले। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला वो 1/3 दे सकता है, तो हमने 1/3 ले ली, ठीक है। लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर is to be borne by other partners। अब जो इंसॉल्वेंसी की वजह से लॉस हुआ 600 रुपए का, वो 600 रुपए का लॉस कौन बियर करेगा, पी और क्यू, बाकी के पार्टनर्स बियर करेंगे। किस रेशियो में बियर करेंगे, दो अलग अलग थ्योरीज हैं। पार्टनरशिप एक्ट की अलग थ्योरी है, गार्नर वर्सेस मुरे कोर्ट का ये जो डिसीजन था इसकी अलग थ्योरी है। चको कॉरिजेंडम में मैंने दिया, उसमें गार्नर वर्सेस मुरे का ही क्वेश्चन है, और वही आजकल ज्यादा एग्जाम में पूछा था। पार्टनरशिप एक्ट की थ्योरी तो कहती कि जो लॉस है वो पार्टनर बियर करेंगे पीएसआर, जो कि आपने मुझे बोला था कि मैम हमने पहले से ही डिसाइड ही कर रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इसी रेशियो में लॉस बियर करते हैं, तो कोई भी तरह का लॉस होगा वो इसी रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। पर गार्नर वर्सेस मुरे में कोर्ट ने कुछ अलग प्रिंसिपल बताया। कोर्ट ने हमें बोला कि जो गार्नर वर्स जो लॉस है वो शेयर करेंगे, डिपेंड करेगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज हो रहा है, फिर तो अलग रेशियो है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज हो रहा है तो अलग रेशियो है।
अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज हो रहा है फिर तो आप कैपिटल रेशियो ले लो। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज हो रहा है तो आप कैपिटल रेशियो लोगे जस्ट बिफोर प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू रियलाइजेशन। यहाँ पे मैं क्लेरिफाई करने के लिए लिखवा रही हूँ, फिक्स कैपिटल वाली रेशियो लेंगे हम। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, फिक्स्ड कैपिटल मेथड था, ठीक है। तो जो 600 रुपए का लॉस था हमने बोला कि कौन लेके आएगा, पी और क्यू। फिक्स कैपिटल क्या थी उनकी, 20,000 ईच, इसलिए वो कितने कितने पैसे लेके आए, इक्वल 300 ईच, ठीक है ना। मान लो इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि गार्नर वर्सेस मुरे फॉलो करो। अगर ये नहीं लिखा हुआ गार्नर वर्सेस मुरे फॉलो करो, फिर किस रेशियो में पैसे लेके आते, पीएसआर में। और पीएसआर क्या थी, 3:2। फिर ये किस रेशियो में पैसे लेके आते, 3:2। मान लो ये फिक्स कैपिटल मेथड ना होता, ये करंट कैपिटल मेथड होता, तो फिर हम लोग क्या करते, ये फिक्स्ड कैपिटल हमें गिवन है, उसके बाद पीएनएल का लॉस था वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर ये मोटर व्हीकल की एंट्री भी कर दी, रियलाइजेशन का लॉस भी ट्रांसफर कर दिया। तो हमने उन्होंने बोला कि कैपिटल की रेशियो निकालो। कैपिटल की रेशियो कब निकालो, रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर करने से बिल्कुल पहले। तो रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर करने से पहले पी की कैपिटल कितनी थी, 20,000 माइनस 6,000, और क्यू की कितनी थी, 20,000 माइनस 4,000। तो अगर सेम क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल 14:16, दैट इज 7:8, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में एक और बात बोली, कहते पर ये भी सिर्फ कौन से पार्टनर्स के लेके आएंगे, ओनली दोज पार्टनर्स will bear loss who have credit balance before adjustment of profit or loss due to realization। सिर्फ वही पार्टनर्स लॉस बियर करेंगे जिनका क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। व्हाट आई मीन इज, मान लो आपको एक क्वेश्चन आए कि 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ए का पॉजिटिव बैलेंस है, बी का पॉजिटिव बैलेंस है, सी का शुरू से ही नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, डी का भी शुरू से नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। अब फर्म बंद हो रही है, फर्म बंद होने के बाद हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि ए से भी पैसे लेने वाले हैं, इसका भी नेगेटिव है, बी का भी नेगेटिव है, सी का भी नेगेटिव है, डी का भी नेगेटिव है, सबसे पैसे लेने वाले हैं। पर डी कहता मैं तो पैसे ला ही नहीं सकता, मैं तो कौन हो गया हूं, इंसॉल्वेंट हो गया। अब अगर डी इंसॉल्वेंट हो गया तो इसका लॉस कौन बियर करेगा, ए बी एंड सी करने चाहिए थे। पर सी का तो खुद का ही नेगेटिव बैलेंस है, पहले से स्टार्टिंग से ही नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। तो इस केस में कोर्ट कहता सी से पैसे नहीं मंगवाओगे, सिर्फ किससे पैसे मंगवाओगे, ए और बी। अब ए और बी भी किस रेशियो में लेके आएंगे, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है फिर तो फिक्स कैपिटल ही ले लेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो रियलाइजेशन की प्रॉफिट और लॉस की एडजस्टमेंट करने से बिल्कुल पहले जो अमाउंट होगी वो, ठीक है। क्वेश्चन में आपको वो बताएंगे कि आपने क्वेश्चन को पार्टनरशिप अकाउंट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है या गार्नर वर्सेस मुरे के अकॉर्डिंग करना है। जो अभी मुझे एक स्टूडेंट ने बोला कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे उन्होंने कहीं पे भी वर्ड नहीं यूज किया था गार्नर वर्सेस मुरे। तो इसमें देखो सजेस्टेड आंसर में क्या डिफरेंस क्या आ रहा होगा, जो पार्टनर्स की कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट की थी वहां पे डिफरेंस आ रहा है हमारा, आई थिंक सेम ही होना चाहिए। इन्होंने भी गार्नर वर्सेस मुरे ही तो फॉलो किया। 1 सेकेंड।
हमारा रिलाइजेशन का लॉस डिफरेंट नहीं आ रहा था, 51,000 आ रहा है ना? ठीक है, हमारा भी 51 है। हाँ जी, बताना मुझे, एक सेकेंड मुझे कंपेयर करने दो कहाँ डिफरेंस है, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ क्या रीजन है। ठीक है, डिफरेंस क्या है सिर्फ हमारा और इनका? रियलाइजेशन का लॉस भी इन्होंने किस में डिस्ट्रीब्यूट किया है? कैश में। जो पार्टनर है वो पहले रियलाइजेशन का लॉस लेकर आएंगे, आंसर एंड में फिर भी मैच करना चाहिए। अमाउंट हमारी यही आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन डिफरेंट की है या कोई और? ये वाली चीज सेम आ रही है हमारी। पी एंड में कितने पैसे लेके आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग? 11,000 इनके अकॉर्डिंग है ना? हाँ, वो नेट इम्पैक्ट देखो ना, ये देखो सेम है हमारा आंसर भी। पी लेके आ रहा है 25,500 और ये उसे दे कितना रहे हैं? 14,200, तो हमारा भी नेट इम्पैक्ट तो यही आ रहा है। क्यू लेके आ रहा है 17,000, क्यू को पे कर रहे हैं 24,200, तो नेट अमाउंट होगा क्यू को पे कर रहे हैं, और आर लेके आ रहा है 300। ठीक है, हमारा आंसर डिफरेंट नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट फिगर्स में डिफरेंस आया है पर नेट इम्पैक्ट सेम है। उसका रीजन बताती हूँ क्यों। क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ऐसा करते हैं कि जो भी रियलाइजेशन का लॉस है वो पार्टनर्स कैश में लेके आए, ये एडिशनल एजम्पशन होती है हमेशा इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चंस में, कि अगर रियलाइजेशन का लॉस है वो पार्टनर्स कैश में लेके आएंगे। तो यहाँ पर जो रियलाइजेशन का लॉस था पहले वो लेके आए, उसके बाद हमने बाकी सारा हिसाब किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। तो आज के लिए एक और क्वेश्चन करो। ए और बी दोनों की इक्वल पार्टनरशिप है, ये हमें उनकी बैलेंस शीट गिवन, एसेट्स को सेल कर दिया गया, ये हमें अमाउंट्स रिसीव हुई, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है 175। कहते अमाल की प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट्स, अमाल तो अपने पर्सनल डेट्स भी पे नहीं कर पा रहा, और जो बिमल है वो सिर्फ कितने पैसे लेके आ रहा है? 200। अब हमें लेजर बनाना है टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, अब हमें बुक्स को क्लोज करना है। ये क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन के बाद से एक एक्स्ट्रा चीज हो गई, इसमें इनसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स हो गई। उसमें तो सिर्फ क्या था कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ था तो बाकी सबसे पैसे मंगवाए और क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए। अब इस केस में जब सारे पार्टनर ही इंसॉल्वेंट हो गए तो किसी से पैसे आएंगे ही नहीं, लॉस अल्टीमेटली कौन बियर करेगा? क्रेडिटर। तो इस केस में हम क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम उनको सारे पैसे दे ही नहीं पा रहे हैं। कल करवाती हूँ वैसे, अभी आप मैथ्स का टेस्ट दो आराम से, कल हम सिर्फ इसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे। I will repeat everything that we have done the solution. Thank you, ma'am.